ये वीडियो जो है ये दिल के कुछ मसाइल जन्म लेते हैं या तो वैक्सीन लगने के बाद, यानी कुछ अलामात पैदा हो जाती हैं लोगों में, या वैक्सीन लगने के बाद, या कोरोना की इन्फेक्शन चाहे वो हल्की ही क्यों ना हो उससे निकलने के बाद। अक्सर लोग क्लिनिक्स में आते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और उनको अपनी कुछ अलामात का बताते हैं। वो अलामात क्या होती हैं? दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और बाज़ औक़ात उसके नतीजे में लोगों को अपनी दिल की धड़कन खुद महसूस होती है, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। कुछ लोगों को सीने में दर्द या चेस्ट पेन होता है, कुछ लोगों को सांस की खराबी यानी जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया के सांस में रुकावट या तकलीफ़ महसूस होती है। इसी तरह से थकावट महसूस होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता और बहुत जल्द इंसान थक जाता है जब कोई काम करता है। तो ये वो अमूमी अलामात हैं जिसके साथ अक्सर जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं डॉक्टरों को। तो इस वीडियो में जो बुनियादी तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि वो क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, क्योंकि नई बीमारी थी 2020 से पहले नहीं जानते थे इसके बारे में, SARS-CoV-2 के बारे में। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आई। तो यही जो एक रिसर्च है, यही जो एक काम हो रहा है वो अब लॉन्ग कोविड पे हो रहा है और दिल के ये जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उनके ऊपर हो रहा है। तो इस वीडियो में इन दोनों का मैं जिक्र करूंगा कि दिल के प्रॉब्लम्स का और साथ ही किसी हद तक लॉन्ग कोविड के बारे में कि लेटेस्ट रिकमेंडेशन या गाइडलाइन या लेटेस्ट जो इल्म है वो क्या कहता है। सबसे पहले तो ये कि ज़्यादातर जो इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं वो कोरोना की इन्फेक्शन से सेहत याब होने के बाद अक्सर लोगों में ये मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 से 29 साल यानी 30 साल आप कह सकते हैं कि उसके दरमियान वैक्सीन लगने के बाद अक्सर लड़कों को ख़ास तौर पे दूसरी डोज लगने के बाद बच्चों को इस तरह के मसाइल का सामना हुआ है, ये जो चेस्ट पेन है और बाकी चीज़ें। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि एक स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि 1 लाख में से 42 जो लड़के थे वैक्सीन लगने के बाद, ये जो मैसेंजर RNA की वैक्सीन होती है, तो उसके बाद उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ा। जबकि इसके मुकाबले में वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा थी वो 1 लाख में से सिर्फ 3 या 4 लोग थे। लेकिन जो लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 29 साल होती है या 30 साल होती है तो उनमें ये मसाइल कम हैं। और इसी तरह अगर उनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो शायद 1 लाख में एक लड़की थी कि जिनको, या एक खातून थी जिनको इन मसाइल का सामना करना पड़ा। तो जब भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो सबसे अहम बात यह है कि आप अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, उनसे बात करें, अपनी अलामात का बताएं उनको। इन अलामात के नतीजे में फिर जो डॉक्टर अक्सर एक्शन लेते हैं उसमें कुछ आपके टेस्ट किए जाते हैं। जब आप अपनी अलामात डॉक्टर को बताते हैं तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स, यानी जो आपकी शिकायत होती हैं, जो आपकी अलामात होती हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स। तो इनके सुनने के बाद डॉक्टर 2 काम करता है। एक तो आपको मुकम्मल तौर पे चेक करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, और साथ ही फिर आपको कुछ टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ताकि ये देखा जाए कि इन अलामात के नतीजे में कोई ऐसे चीज़ें मिलती हैं टेस्ट के अंदर कि जो इस तरफ इशारा करती हों कि खुदा न खास्ता वाक़तन आपका जो दिल है उसका कोई जो मसला है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं या पेरिकार्डाइटिस कहते हैं वो मौजूद है। आइटिस जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या सोजिश। मायोकार्डियम होता है दिल का जो पट्टा होता है उसको, या मसल होता है उसको हम कहते हैं। और पेरिकार्डियम ये होती है कि इन जो दिल के मसल्स के बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इन दोनों की अगर सोजिश हो जाए तो मायोकार्डियम की सोजिश को हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, और पेरिकार्डाइटिस जो है वो कहते हैं कि अगर पेरिकार्डियम या बाहर वाली झिल्ली की सोजिश हो जाए। आपने अलामात बताई डॉक्टर को, तो डॉक्टर सबसे पहले बाकी आपको एग्जामिन करने के बाद, आपकी पल्स देखने के बाद, आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद, आपकी चेस्ट और दिल को ऑस्कल्टेट यानी वो जो हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं वो करने के बाद डॉक्टर आपको फिर कुछ टेस्ट तजवीज़ करेंगे, जिसमें सबसे अहम टेस्ट है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है तो इसकी मदद से हम 2 चीज़ों का खसूसी तौर पे पता करते हैं। एक तो कि खुदा न खास्ता किसी को दिल का अटैक हो तो वो हमें ECG पे काफ़ी हद तक मिल जाता है, या दिल की जो धड़कन या उसका जो रिदम होता है अगर उसकी बेतरतीबी या उसमें कोई तब्दीली हो तो वो हमें इस पे मिल जाती है। तो ECG करवाई जाती है इस वजह से।
अब मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस के मरीज़ की एक तो ईसीजी करवाई जाती है, और इसके अलावा दिल के कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं। आमतौर पे ये जो ट्रोपोनिन्स होते हैं या कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, जिसमें मशहूर जो सबसे ज़्यादा हैं वो ट्रोपोनिन आई है। तो वो आपके जो दिल के मसल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर, दीवारों के अंदर यानी जो सेल्स हैं वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन जब उनको नुकसान हो तो यही कार्डियक एंजाइम खून की नालियों में, ब्लड के अंदर आ जाते हैं, जिसको जब हम टेस्ट करवाते हैं खून का तो हमें पता चल जाता है कि किसी के कार्डियक एंजाइम अगर बढ़े हुए हैं तो दिल का कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है, और अगर नहीं बढ़े हुए तो इसका मतलब है कि कम चांसेस हैं कि कोई दिल का प्रॉब्लम ऐसा हुआ है। तो ईसीजी हो गई, फिर कार्डियक एंजाइम हो गए। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट जो बड़ा अहम है वो है दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राम। ग्राम हमेशा कहते हैं हम तस्वीर को, और कार्डियो दिल का, एको वो साउंड्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में भी इस्तेमाल होती हैं, कि जिनकी मदद से ये किया जाता है। तो ये जो दिल का अल्ट्रासाउंड है जिसको हम एकोकार्डियोग्राम या इस अमल को एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो वो की जाती है। वो डॉक्टर आपको अपने ऑफिस में आपकी चेस्ट के ऊपर जेल लगा के, तो जिस तरह अल्ट्रासाउंड की प्रोब होती है उसको घुमा के ये देखता है कि दिल के जो पट्टे हैं उनकी मूवमेंट कैसी हैं, उनकी हरकत कैसी हैं। इसी तरह से जो दिल के मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं उनके दरमियान जो दरवाजे होते हैं जिसको हम वेल्व्स कहते हैं कि वो प्रॉपर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो एकोकार्डियोग्राफी जो है ये बताती है कि आपके दिल की पावर ठीक है, आपके वेल्व्स ठीक हैं, आपके दिल की दीवारें ठीक हैं। तो एकोकार्डियोग्राम तीसरा एक अहम टेस्ट है। आमतौर पे दोस्तों ये देखा गया है कि जब ये 3 टेस्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आपके दिल को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, चाहे अलामात आपकी मौजूद हैं। अगर तो काफ़ी हद तक शक हो, उस शक को दूर करने के लिए आमतौर पे हम फिर आखिर में एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियक एमआरआई, यानी दिल की एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक मशीन में ज़ाहिर होता है, और आप अक्सर सुनते रहते हैं कि दिमाग का एमआरआई या मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनका एमआरआई किया जाता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फिर हमें जो शक हुआ होता है वो या तो यकीन में बदल जाता है, या फिर हमें होता है कि नहीं उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कार्डियक एमआरआई जो है काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया, ये टेस्ट हुए, इसके नतीजे में अगर तो पता चलता है कि खुदा न खास्ता मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस है, तो कोशिश यही होती है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको अस्पताल में 2, 4 या जितना भी दिन डॉक्टर मुनासिब समझता है वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए दाखिल किया जाए, क्योंकि इनका जो इलाज है बड़ा सादा है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इनका। जैसे पेरिकार्डाइटिस है तो पेरिकार्डाइटिस के लिए हम एनसेड यानी दर्द की दवाइयाँ होती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो दे देते हैं। इसी तरह से क्लोनिडिन दे देते हैं, और बाज़ का एक स्टीरॉयड होता है प्रेडनिसिन, वो दे देते हैं जिससे कि बेहतरी आ जाती है। इसी तरह से जो मायोकार्डाइटिस है उसके लिए भी आमतौर पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि मायोकार्डाइटिस 1 से 2 हफ्ते में बेहतर हो जाती है। सिर्फ ये ख्याल रखा जाता है अस्पताल में दाखिल करके कि खुदा ना खास्ता हार्ट फेलियर में तो नहीं मरीज चला जाए। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि दिल जो है अपना नॉर्मल जो पंप के तौर पे वो काम करता है, वो काम करना तो ना कम कर दे। तो अगर कर भी दे तो उसको मॉनिटरिंग के ज़रिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता चांसेस ये होते हैं कि वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता इस तरह का मरीज़ अगर अपने घर में है, वो घर के रूटीन के काम कर रहा है, तो उस दौरान डर होता है कि खुदा ना खास्ता इसको नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए इस तरह के मरीज़ का दाखिला ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, अगरचे आपको अलामात थी, तो आमतौर पे डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों पे घर भेज देते हैं। जो दवाइयाँ क्या हो सकती हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि जब वो उठते हैं तो उनको चक्कर आते हैं और बहुत कमज़ोरी होती है, तो डॉक्टर आपको लिटा के आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपको वो खड़ा होने के लिए कहते हैं और 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर तो खड़े होने की सूरत में आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ गया हो तो इसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर आमतौर पे आपको फिर नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की बात करते हैं आपकी बाकी कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके दिल की धड़कन ज़्यादा है लेकिन आप में कोई आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी नहीं है, तो और आपका ब्लड प्रेशर या तो नॉर्मल है या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डॉक्टर आपको बीटा ब्लॉकर्स, ये भी एक दवाइयों की किस्म होती है, और इसी तरह से कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिनको हम नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन्स, ये अक्सर आपके घरों में ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिए जाते हैं। डेल्टायाजम है और विरापामिल के नाम से ये होती हैं। तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन को देखते हुए अगर आपका डॉक्टर मुनासिब समझता है तो वो ये भी दे सकते हैं। तो अगर आपके दिल को
ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे कोई नुकसान नहीं मिला है तो फिर आपका डॉक्टर आपको अलामाती इलाज देके घर भेज देंगे। और आपको ये अक्सर कहा जाता है कि कोशिश करें कि जैसे ही अलामात बेहतर होती जाती हैं तो 3 से 4 दिन के बाद आप अपनी रूटीन की जो एक्टिविटी है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको खड़े होने पे चक्कर आते हो या उनको थोड़ा सा काम करने पे थकावट होती हो तो उनको हम आम तौर पे ये कहते हैं कि वो साइकिलिंग या स्विमिंग शुरू करें 5 से 10 मिनट रोज़ाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको बढ़ाते जाएं। और ये जब अलामात इस एक्टिविटी के बाद कम होना शुरू हो जाएं तो फिर उसके बाद कोशिश करें कि वो अपनी जो दूसरी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें खड़ा होकर बाकी एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं तो उनकी तरफ भी जाएं। इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको मदद करेगी इस कमज़ोरी और थकावट से निकलते हुए। क्योंकि अगर आप इस थकावट के नतीजे में बार बार सिर्फ बेड में रहेंगे तो उससे ये मसला मज़ीद ख़राब होगा, उसमें बेहतरी कम आएगी। बहुत सारे लोग जो हैवी एक्सरसाइजेस करते थे, जो एथलीट्स होते हैं या जो स्प्रिंट स्पोर्ट्स होते हैं या वो जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना होता है, अगर तो कोविड या वैक्सीन लगने के बाद उनको 3 से 4 दिन के बाद कोई अलामात नहीं है या 1 हफ्ते के रेस्ट के बाद उनको कोई अलामात नहीं है तो वो इन फिजिकल एक्टिविटी की तरफ वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनको अलामात भी थी और उनकी जो टेस्ट हुए थे उस पर भी डॉक्टर को कुछ शक पड़ा था तो आमतौर पर हम 3 से 6 महीने के लिए उनको मना करते हैं कि कोई सख्त किस्म की जो फिजिकल एक्टिविटी है या सख्त किस्म की जो एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है। लेकिन अगर कुछ अलामात हल्की थी और कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं मिला था तो आमतौर पे 1 हफ्ते के बाद हम उनको कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। और ये बच्चों के लिए भी है जिनकी उम्र 12, 14 या 16, 18 साल है तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है अगर उनको अलामात नहीं है तो वो इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था कि पाकिस्तान के एक गांव में एक बच्चे को वैक्सीन लगने के बाद, वो टीन एज का बच्चा था, वो मैट्रिक क्लास का बच्चा था, उसको मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन लगने के बाद उसको कुछ अलामात आना शुरू हुई। अलामात क्या थी? यही कि उसको थोड़ा घबराहट हुई, उसको चेस्ट पेन हुआ। तो उसने अपने घर वालों को बताया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं थी इस बारे में कि अगर कोई ऐसी अलामात हैं तो फौरी तौर पे फ़लाँ नंबर पे आप रब्ता करेंगे और फौरी तौर पे मेडिकल का अमला आके चेक करेगा या अपने पास मरीज़ को लेके जाएगा हॉस्पिटल में। तो वो बच्चा अपनी रूटीन के फिज़िकल एक्टिविटी करता रहा। क्योंकि उनके घर में कोई तकरीब थी तो अगले दिन उसको काफ़ी काम करना पड़ा फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे चेयर्स उठा के रखनी पड़ी, बाकी सामान उठा के रखना पड़ा। तो फिर अचानक ही वो गिरा है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि जब किसी को मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस हो, उसकी अलामात आएँ तो वो अलामात को हर सूरत अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। डॉक्टर के 2 रवैये हो सकते हैं, या तो डॉक्टर बहुत कीनली, बहुत ज़्यादा यानी कोशिश होगी कि वो आपके टेस्ट करवाएं और इस चीज़ को, इस शक को दूर करें। तो उस सूरत में तो आपने बिल्कुल हर बात को मानना है डॉक्टर की। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कोई ख़ास तवज्जो से बात नहीं सुनी और बच्चे को अलामात आ रही थी, तो कोशिश करें अगले 2 हफ्ते के लिए बच्चे को मुकम्मल रेस्ट करवाएं। और दर्द के लिए सादा जो पैरासीटामोल होती है वो दे सकते हैं। और कोशिश करें कि पानी का और खुराक का ख्याल रखें। तो 2 हफ्ते के बाद ये अलामात ख़त्म हो जाती हैं तकरीबन सब लोगों में। जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई जो दिल के जो मसाइल हैं दोस्तों, वो जन्म लेते हैं किसी भी वजह से। फ़र्ज़ करें वैक्सीन या कोरोना की इन्फेक्शन के नतीजे में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम होता है, जब वो रिएक्ट कर रहा होता है, वो एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है, तो बाज़ का तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हमारे अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ख़िलाफ़ भी लड़ना शुरू कर देती हैं। ये पहले भी होता रहता है मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस में कि जब किसी को, नौजवान लड़के और लड़कियों को ख़ास तौर पे, कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, वायरल नमूनिया हो जाए, तो एक वक्त पे आके वो उनके दिल की पावर को भी कमज़ोर कर देता है। तो आम तौर पे यही होता है कि जैसे जैसे वो मरीज़ ठीक होता है तो दिल की पावर भी वापस आ जाती है। तो ये थोड़ी सी लेटेस्ट गाइडलाइन थी, लेटेस्ट अपडेट थी जिसमें दिल का खसूसी तौर पे जिक्र था, तो मैंने मुनासिब समझा कि आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँ। इस चैनल पे आपको खून की नालियाँ, ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल के ऊपर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो ज़रूर इस चैनल को विज़िट किया करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।